तो दोस्तों देश दुनिया की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे भारत चीन एलएसी विवाद पर जयशंकर ने दी बहुत बड़ी खबर। दोस्तों बताएंगे स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ा बयान दिया है विदेश मंत्री ने। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्री से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल, सीमा तनाव पर कर दी दो टुक बात। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने की पुतिन से मुलाकात, रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दिया न्योता, कहा हम अपने दोस्त मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे दोस्तों किस बात पर पुतिन ने पीएम मोदी को याद किया। तो वहीं दोस्तों ममता बनर्जी ने कर दिया इस्तीफा देने का ऐलान। जी हाँ, मैं इस्तीफा देने को हूँ तैयार। बताएंगे ममता बनर्जी क्या वाकई में इस्तीफा देगी दोस्तों। तो वहीं आयुष्मान कार्ड को लेकर आप लोगों के सवाल का जवाब भी बताएंगे कि क्या प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी धारक भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज है जरूरी, और साथ ही क्या अमीर गरीब सबको ये 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल पाएगा या फिर सिर्फ गरीबों को। सारी जानकारियां बताएंगे किन किन बीमारियों का होगा फ्री में इलाज। दोस्तों बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का विकास के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां भारत चीन एलएसी विवाद पर जयशंकर जी ने दी बहुत बड़ी खबर। स्विट्जरलैंड में विदेश मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर बड़ी खबर दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याएं लगभग 75% तक सुलझ चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का है। स्विट्जरलैंड के इस शहर में थिंक टैंक जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ संवाद सत्र में जयशंकर ने कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्षों ने भारत चीन संबंधों को समग्र तरीके से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सीमा पर हिंसा के बाद ये नहीं कह सकता कि बाकी संबंध इससे अछूते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अब वो बातचीत चल रही है, हमने कुछ प्रगति की है। आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि सैनिकों की वापसी संबंधित करीब 75% समस्याओं का हल निकाल लिया गया है। ऐसे में लद्दाख सीमा विवाद को लेकर भारत चीन वार्ता पर जयशंकर जी का यह बयान वाकई में यह दर्शाता है कि भारत चीन अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मसले को अवश्य सुलझा लेंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपको ये भी बता दें, एक सवाल था ब्रिक्स की आवश्यकता ही क्या है, यानी ब्रिक्स की जरूरत क्या है। तो जयशंकर जी ने तगड़ा जवाब दिया, जिसके बाद यूरोपीय देशों की बोलती हो गई बंद। दोस्तों विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को इस तर्क को खारिज कर दिया कि ब्रिक्स नामक एक और क्लब की कोई आवश्यकता नहीं है, और कहा कि वो समूह को लेकर विकसित दुनिया में असुरक्षा से आहत हैं। यहाँ विचारक संस्था यानी थिंक टैंक ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में राजदूत जीन डेविड लेविट के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर जी ने कहा कि अगर G20 के रहते G7 का अस्तित्व रह सकता है तो कोई कारण नहीं है कि ब्रिक्स का अस्तित्व ना हो। उन्होंने कहा कि मैं अब भी इस बात से हैरान हूँ कि जब आप ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उत्तर कोरिया कितना असुरक्षित हो जाता है, किसी तरह लोगों के दिलों में कुछ खटकता है। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, यहाँ एक विचार है, G20 है, क्या G7 भंग हो गया है, क्या इसकी बैठकें बंद हो गई है? नहीं, ये अब भी जारी है। तो G20 तो है तथा G7 अब भी मौजूद है, तो फिर G20 क्यों नहीं हो सकता और ब्रिक्स भी क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों ऐसे में जयशंकर जी के इन जवाब पर वाकई में वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली है। तो वहीं बता दें, एक तरफ जयशंकर जी तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल को लेकर बड़ी खबर। चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए अजीत डोभाल जी, सीमा तनाव पर कर दी दो टुक बात। दरअसल रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में कल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग की अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान अहम मुद्दा था वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते 4 सालों से जारी तनाव। दोनों पक्षों ने तय किया कि सरहद पर सैन्य तनाव जल्द कम करने और आमने सामने की मोर्चाबंदी खत्म करने के लिए प्रयास दोगुना करने पर सहमति जताई। तो वहीं आपको बता दें 21 सितंबर को विल्मिंगटन में चौथे क्वाड नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे जो बाइडन। इन मुद्दों पर रहेगा फोकस। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन 21 सितंबर को डेलावेयर के विल्मिंगटन में चौथे क्वाड नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में जारी करके ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति बाइडन विल्मिंगटन में विदेशी नेताओं की मेजबानी करेंगे, जो उनके निजी संबंधों और क्वाड के महत्व को दर्शाता है। बाइडन प्रशासन ने क्वाड को आगे बढ़ाने और इसे एक महत्वपूर्ण मंच बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया है। साल 2021 में व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं का सम्मेलन हुआ था, तब से हर साल ये सम्मेलन होता है। हाल के वर्ष में क्वाड के विदेश मंत्री 8 बार मिल चुके हैं और इन देशों की सरकारें सभी स्तरों पर आपस में समन्वय बनाए हुए हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें यूक्रेन ने मार गिराया रूसी सुखोई 30 लड़ाकू विमान, दोनों पायलटों की हुई मौत। पुतिन को बहुत बड़ा झटका दिया गया। दोस्तों यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के सुखोई Su-30 विमान को मार गिराने का दावा किया है। ये विमान यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हवाई हमला
करने निकला था। इस घटना का एक वीडियो भी आया है जिसमें 38 मिलियन पाउंड की कीमत वाला रूसी Su-30 विमान क्रीमिया के तट से दूर ब्लैक सी में गिरते हुए दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सेना के शेयर किए गए वीडियोस में विमान को एक मिसाइल हमले के बाद आसमान से नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। इस लड़ाकू विमान के गिरने से पहले यूक्रेनी सैन्य विमानों ने 6 में से 4 Kh-31P सुपरसोनिक एंटी रडार मिसाइलों को छोड़ा था। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका मिला है। तो वहीं बता दें, पूर्व पीएम इमरान खान ने किया आंदोलन का आह्वान, कहा देश की आजादी की रक्षा के लिए लड़ाई है जरूरी। जी हां, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पार्टी पीटीआई के सदस्यों से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहें, देश की आजादी की रक्षा के लिए लड़ाई जरूरी है। अदियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि हमारा आंदोलन लोकतंत्र के लिए जिहाद है। मैं पूरे देश से हमारी आजादी को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान करता हूं। इमरान खान ने विशेष न्यायाधीश हुमायूं दिलावर पर उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को कैद करने के पीछे होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हुमायूं दिलावर को हमारे खिलाफ फैसले सुनाने के बदले में अरबों की जमीन उपहार में दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास न्यायाधीश और उनके परिवार के खिलाफ सभी सबूत हैं। तो वहीं आपको बता दें, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से बौखलाया ईरान, कहा करारा जवाब देंगे। रूस संग नजदीकियों पर मच गया है बवाल। बता दें, ईरान ने गुरुवार को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के राजदूतों को तलब किया और साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आरोपों की निंदा की। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान ने रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति की है, जिनका उपयोग यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए पश्चिमी देशों को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया है कि ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा ईरान के खिलाफ जारी संयुक्त बयान की भी आलोचना की है। मंगलवार को जारी इस बयान में आरोप लगाया गया था कि ईरान और रशिया के बीच मिसाइलों की कथित आपूर्ति एक खतरनाक है और ये यूरोपीय सुरक्षा के लिए सीधे खतरे का प्रतीक है। दोस्तों वहीं बता दें, तो क्या कांग्रेस NC के पाले में जाएंगे इंजीनियर रशीद? जम्मू कश्मीर में समर्थन देने के लिए क्यों रखी ये बड़ी शर्त? बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP पार्टी के प्रमुख शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर ने बृहस्पतिवार को श्रीनगर पहुंचते ही कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र में सत्ता में आने पर संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा करता है तो वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उसके उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। बारामूला लोकसभा सीट से सांसद रशीद ने संवाददाताओं से कहा कि अगर इंडिया गठबंधन हमें आश्वासन देता है कि वो दिल्ली में सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 को बहाल करेगा तो मैं अपने हर उम्मीदवार से कहूंगा कि वे अपने समर्थकों का एक एक वोट उनके लिए दिलाने का संकल्प लें। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के तहत विपक्षी दलों ने मिलकर इस साल लोकसभा चुनाव लड़ा था। रशीद को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते बुधवार को एक अदालत ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर भारत को वैश्विक शक्ति बनाने का सपना साकार करना है तो उसे कश्मीर मुद्दे का समाधान करना ही होगा। तो वहीं दोस्तों बता दें, 3 देशों के रहमो करम पर बची लाज तो IMF पर ही गुर्राने लगा शहबाज शरीफ। पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता बनी हुई है। ऐसे में आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से वित्तीय मदद मांगी है। IMF से बेल आउट पैकेज मिलने की भी चर्चा लंबे समय से है, लेकिन लोन देने से पहले IMF ने पाकिस्तान पर कई शर्तें लगाई थी। इससे बेल आउट पैकेज अटकता जा रहा था। अब बेल आउट पैकेज मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि IMF ने आखिरकार 25 सितंबर को होने वाली अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के एजेंडे में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने वाली 37 महीने की विस्तारित निधि सुविधा यानी EFF को शामिल कर लिया है। तो वहीं बता दें, NSA अजीत डोभाल ने की पुतिन से मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया न्योता, कहा हम अपने दोस्त मोदी का कर रहे हैं इंतजार। बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने गुरुवार को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत में रूसी दूतावास द्वारा X पर साझा की गई तस्वीर में दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा गया। ये मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन के दौरान हुई। यूक्रेन विवाद का समाधान खोजने के लिए नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। बातचीत में पुतिन ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान की यात्रा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय साझेदारी का विश्लेषण करने और भविष्योन्मुखी कार्यों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 22 अक्टूबर को मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी प्रस्ताव रखा। रूसी मीडिया ने डोभाल के साथ बैठक में पुतिन के बयानों के हवाले से कहा कि हम अपने अच्छे दोस्त मोदी का
इंतजार कर रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक डोभाल की रशिया यात्रा का उद्देश्य रशिया यूक्रेन संघर्ष को सुलझाना है। ऐसा माना जाता है कि डोभाल राष्ट्रपति पुतिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की शांति योजना लेकर गए हैं। आपको बता दें, असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की गोलीबारी, 2 की मौत। सीएम ने हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। बता दें, असम के कामरूप महानगर जिले में बृहस्पतिवार को कथित तौर पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने के दौरान भीड़ ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने दावा किया है कि भीड़ के हमले में कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ गई। अब इस पर खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 2 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा। सीएम ने कहा कि बेदखली अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चला। सुबह जब कांग्रेस ने बेदखली अभियान का विरोध करना शुरू कर दिया तो स्थिति और बिगड़ गई और बड़ी संख्या में लोगों ने लाठी डंडों के साथ कल इलाके में गई पुलिस और सरकारी अधिकारियों की टीम पर हमला कर दिया। तो वहीं बता दें, कई बीमारियों से जूझ रही है बांग्लादेश की पूर्व पीएम जिया खालिदा। अस्पताल में हुई भर्ती। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को गुरुवार तड़के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य शहरुल कबीर खान के हवाले से बताया है कि 79 वर्षीय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी की अध्यक्ष अपने निवास से लगभग 1:40 पर एवोकेयर अस्पताल पहुंची। उनके डॉक्टर प्रोफेसर अजय जाहिद हुसैन ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने कई टेस्ट रिकमेंड किए हैं और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें एक प्राइवेट कैबिन में रखा गया है। वहीं बता दें, लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा खिलवाड़। भारत समेत कई देश है उसके निशाने पर। बता दें, बड़ी और ब्रेकिंग खबर, चीन से आने वाला घटिया और जहरीला लहसुन यानी गार्लिक एक बार फिर हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छुपे घुसाना शुरू कर दिया है। ये लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। भारत ने 2014 में ही चीन से लहसुन के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद चीन का जहरीला लहसुन चोरी छिपे हिंदुस्तानी मार्केट में बिक रहा है। हाल में ही गुजरात के गोंडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बाजार से 750 किलो चीनी लहसुन जब्त किया गया है। चीनी यानी चाइनीज गार्लिक जब्त किया गया है। इस घटना के बाद कारोबारियों ने राज्य और केंद्र सरकार को तुरंत सूचित किया, इन्फॉर्म किया। जानकारों का कहना है कि यह जहरीला लहसुन लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, चीन से आने वाले लहसुन में मेटाइल ब्रोमाइड नामक जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल लहसुन को फफूंद से बचाने के लिए लगाया जाता है ताकि इसको लंबे समय तक रखा जा सके और इस पर फफूंदी ना लगे और यह इंसानी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इसके लंबे समय तक सेवन से लीवर, किडनी और नसों की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इससे आंखों की रोशनी में भी कमी हो सकती है और अन्य गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे में लहसुन पर थोड़ा संभाल कर ही और नजर मार कर ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि लहसुन के जरिए चीन का यह जहरीला खेल वाकई में भारत समेत कई देश को निशाने पर ले रखा है। दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज थी जो हमने आपको बताया। इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वहीं आपको बता दें, कट्टर मार्क्सवादी चीनी लोगों के पुराने मित्र आखिर सीताराम येचुरी के निधन पर क्या कहा चाइना ने। बता दें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का गुरुवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर देश विदेश से शोक संदेशों का आना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीताराम येचुरी के निधन पर शोक जताया है। येचुरी के निधन पर चीन ने भी दुख जाहिर किया। चीनी राजदूत जू फेइडोंग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोले तो मार्क्सवादी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी को कट्टर मार्क्सवादी और चीनी लोगों के पुराने मित्र बताया। येचुरी को 19 अगस्त को तेज बुखार और सांस लेने में समस्या होने के बाद एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वहीं आपको बता दें, आतंकियों के पास कहां से आया नाटो का घातक हथियार। टारगेट उड़ाने में AK-47 का भी है बाप। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी के बीच आतंकियों की हलचल भी तेज है, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी के आगे उनके नापाक मंसूबों पर पानी फिर रहा है। बुधवार को कठुआ में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उनके पास से जिस तरह के हथियार बरामद हुए वो वाकई में चौंकाने वाला है। जम्मू पुलिस ने माना कि उनके पास से नाटो के इस्तेमाल हथियार मिले हैं, जिसमें M सीरीज के असॉल्ट राइफल शामिल हैं। ये साफ तौर पर पाकिस्तान के उस प्लान को एक्सपोज करता है जिसमें वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले करवा कर जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब किया जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। दोस्तों, ये वो हथियार है जिन्हें अफगानिस्तान छोड़ते वक्त नाटो की सेना छोड़कर गई थी, जो इन आतंकवादियों के हाथ
लग गए, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट गंभीर बता रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, कमला हैरिस हमलावर, फिर भी व्लादिमीर पुतिन क्यों कर रहे हैं उसको सपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति का अमेरिकी चुनाव में समर्थन का पुराना रहा इतिहास बता दें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। गुरुवार को पुतिन ने कहा कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनके देश का समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को रहेगा। हालांकि पुतिन के इस बात को कहने के अंदाज से लगता है कि वो तंज के तौर पर ऐसा कह रहे थे, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में मॉस्को पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष मजबूत करने के लिए चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। हैरिस के समर्थन से जुड़ी टिप्पणियों के लिए पुतिन की मंशा कुछ भी ना हो, लेकिन ये साफ है कि वो अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया में दखल की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने की वजह यह है कि वो बीते चुनाव में भी ऐसा करते रहे हैं। आपको बता दें, कमला हैरिस से बहस में ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि नाराज हो गया जर्मनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ डिबेट में कुछ ऐसा कह दिया कि जर्मनी भड़क उठा। ट्रंप ने दावा किया कि जर्मनी को नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ से अपने कदम बढ़ाने पर पछतावा है। उन्होंने जर्मनी का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि अमेरिका को इस तरह की नीतियां नहीं अपनानी चाहिए। ट्रंप के इस बयान पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए ट्रंप का मजाक उड़ाया। तो वहीं बता दें, सुनीता विलियम्स को स्टार लाइनर से ही धरती पर लाया जा सकता था क्या? नासा का चौंकाने वाला जवाब। दोस्तों, अंतरिक्ष में गए नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की वापसी अब अगले साल फरवरी में धरती पर हो सकेगी। दोनों जून के पहले हफ्ते में अंतरिक्ष पर पहुंचे थे, जहां दोनों को हफ्ते भर का समय लगना था, लेकिन फिर बोइंग स्टार लाइनर में आई खराबी के बाद यह मिशन लंबा हो गया। अब सुनीता विलियम्स और बुच के बिना ही बोइंग स्टार लाइनर धरती पर वापस लौट चुका है, जबकि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट से अगले साल आएंगे। पिछले दिनों जब बोइंग स्टार लाइनर ने धरती पर लैंड किया तो उसके बाद नासा ने इस सवाल पर जवाब दिया था कि क्या इसी से सुनीता विलियम्स और अन्य एस्ट्रोनॉट को वापस लाया जा सकता था। नासा ने चौंकाते हुए कहा, हाँ दोस्तों, हाँ में जवाब दिया नासा ने। अब आप कहेंगे, अगर हाँ तो फिर सुनीता विलियम्स को स्टार लाइनर के तहत ही धरती पर क्यों नहीं लाया गया? दोस्तों, नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने यह स्वीकार किया कि यदि कैप्सूल पर सुनीता और विलमोर सवार होते तो वे जरूर से सुरक्षित लैंड करते। उन्होंने कहा कि अगर हमारे स्पेसक्राफ्ट पर क्रू होता तब भी हम इतनी प्रक्रिया का पालन करते। इसमें स्पेस स्टेशन से निकलना, डी ऑर्बिट बर्न और फिर उसी तरह से पृथ्वी पर एंट्री लेना होता है। इससे क्रू की सफल और सुरक्षित लैंडिंग होती है। अगर सुनीता और विलमोर स्पेसक्राफ्ट पर होते तो भी सब कुछ आसानी से हो सकता था। दोस्तों, वही आपको बता दें, अफगान बोर्ड ने अब सीधा बीसीसीआई से लिया है क्या पंगा। कहा, भारत से अच्छी सुविधा अफगानिस्तान के ग्राउंड में है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में टेस्ट मैच आयोजन खुद की पसंद बताने बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूटर्न ले लिया है। इस बार एक अलग बयान सामने आया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि बीसीसीआई ने स्टेडियम को लेकर उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीसीसीआई ने ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान को स्टेडियम की पेशकश की हो। देहरादून और लखनऊ में भी अफगानिस्तान को बतौर वेन्यू दिए जा चुके हैं। नोएडा स्टेडियम में चल रहे घटनाक्रम को लेकर सुविधाओं की तुलना अब अफगानिस्तान के स्टेडियमों से की गई है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, एक मांग पर फिर अटकी ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टर की मुलाकात। 2 घंटे इंतजार के बाद सीएम इस्तीफा देने को हुई तैयार। ममता बनर्जी ने कहा, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। बता दें, कोलकाता कांड के बाद से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच मीटिंग गुरुवार को भी ना हो सकी। नवन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली मीटिंग के लिए ममता बनर्जी 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करती रही, लेकिन बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर डॉक्टर अड़े रहे और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद देर शाम मीटिंग कैंसिल हो गई। उधर बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो सीएम ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। दरअसल आंदोलनकारी डॉक्टरों के आने का लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो भी चाहती है कि पीड़िता को न्याय मिले और उन्होंने गतिरोध जारी रहने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इससे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ममता बनर्जी खाली कुर्सियों के बीच जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार करती दिखाई दी। दोस्तों, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, क्या लगता है इस्तीफा दे पाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, या फिर ये भी ढकोसला ही है ट्रैफिक जाम की तरह? तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा सदमा, कहीं खड़ी ना हो जाए खाक। क्या INLD को मिलेगी संजीवनी? बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। अंतिम दिन धड़ाधड़ सभी पार्टियों के बचे हुए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिलने वाली हैं। इसके पीछे की कई वजह है। एक तो भाजपा यहाँ 10 साल से सत्ता में है, ऐसे में सरकार के खिलाफ जनता में एक लहर। दूसरी, कांग्रेस का अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला। तीसरा, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मैदान में उतरना। चौथा
है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के साथ टिकट बंटवारे को लेकर उसके कार्यकर्ता और नेताओं के बीच फैली नाराजगी और पांचवा और सबसे अहम हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां जैसे इनेलो और जजपा का इस मुख्य चुनाव के लिए दमखम लगाना, इन सब के बीच कांग्रेस में बगावत हरियाणा चुनाव के पूरे सीन को बदल सकता है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, वसुंधरा राजे भी करेंगी वोट की अपील। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। ये हमने आपको मोटा मोटा नाम बताया है दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपसे हमारा सवाल यह है कि क्या लगता है आपको, क्या इस बार हरियाणा में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी अपना डंका बजा पाएगी या फिर वहां भी गठबंधन का ही सीन रहने वाला है? जो भी आपकी राय है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो क्या बोले? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मैं तो हैरान रह गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान न्यायाधीश बोले तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा में भाग लेने पर उठे विवाद के बीच राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को किसी निजी आयोजन का प्रचार नहीं करना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि किसी को भी खुद को ऐसी परिस्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां लोग किसी संस्था के बारे में प्रलाप करना शुरू कर दें। सिब्बल ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कुछ देखा और सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। जी हां, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री को कभी ऐसे निजी आयोजन में शामिल होने में अपनी रुचि नहीं दिखानी चाहिए थी और उन्होंने जिनसे सलाह ली होगी उन्हें उनको बताना चाहिए था कि इससे गलत संदेश जा सकता था। मोदी ने बुधवार को प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के दिल्ली स्थित आवास पर गणपति पूजा में भाग लिया था। दोस्त आप सभी को याद होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी धारक भी उठा सकते हैं आयुष्मान भारत योजना का लाभ? क्या कहता है नियम बता दें। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष से या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को इसमें शामिल कर लिया है। इस विस्तार से उन्हें सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इस योजना से देश भर के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक और लगभग 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार ने पुष्टि की है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो, इस लाभ के लिए पात्र होंगे। इन बुजुर्ग नागरिकों के लिए विशेष रूप से एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे विस्तारित आयुष्मान भारत योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे आयुष्मान कार्ड को लेकर। तो वहीं आपको यह भी बता दें, इस कार्ड को बनवाने के लिए, आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज है जरूरी, तो आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों की जानकारी शामिल होती है। जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों की जानकारी जैसी चीजों की डिटेल चाहिए होती है। दोस्तों तो वहीं बता दें कि ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। और साथ में लगे हाथों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर कोई खबर को देखकर अपनी राय रख सके और भारत देश को स्ट्रॉन्ग बना सके। मिलता अगली बड़ी